आज की क्लास में हम कराने जा रहे हैं अपना प्रैक्टिस सेट 2। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास ली थी जिसमें हमने क्या है आपको हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 हिंदी साहित्य से क्या है प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने आपको एक क्लास करा दी है। आज की जो क्लास होने वाली है हमारे काव्य शास्त्र की प्रैक्टिस सेट की दूसरी क्लास है। इसमें क्या है हम रस संप्रदाय से संबंधित क्वेश्चन को कराने वाले हैं। इसके साथ ही 2-3 क्वेश्चन आपको ध्वनि संप्रदाय से भी क्या है देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य में कौन शामिल नहीं है। अब देखिए पिछली क्लास जो मैंने कराई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि काव्य शास्त्र के प्रथम कवि कह लीजिए, या आप रस संप्रदाय के प्रवर्तक कह लीजिए, या रस के व्याख्याता कह लीजिए, है ना। तो कौन है, तो मैंने आपको बताया था भरत मुनि। ठीक है, अब जब भरत मुनि ने अपना जब सिद्धांत दिया, संप्रदाय दिया, है ना, उन्होंने जो कथन किए उसमें जो जो विद्वान आए, रस संप्रदाय की निष्पत्ति से संबंधित जो जो विद्वान आए, जो जो व्याख्याता आए, उन्होंने उस पर क्या मत दिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन उनसे संबंधित है। जैसे आपको दिख भी रहा है कि रस सूत्र के व्याख्याता आचार्यों में कौन शामिल नहीं है। अब आपको ऐसे विद्वान को निकालना है जिसका संबंध क्या है, रस सूत्र के व्याख्याता आचार्यों में नहीं है। हालांकि उन्होंने रस पर अपनी टिप्पणी दी है, ठीक है, लेकिन वो रस सूत्र से अपना संबंध नहीं रखते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन में देख लीजिए, भट्टनायक हैं, शंकुक हैं, आनंदवर्धन हैं और अभिनव गुप्त हैं। ठीक है, तो देखिए आपने जब रस निष्पत्ति के 4 व्याख्याता पढ़े होंगे, मैंने आपको बताया था कि रस निष्पत्ति के 4 व्याख्याता हैं। प्रवर्तक तो भरत मुनि हैं, लेकिन जो भरत मुनि ने जो अपना सूत्र दिया, रस सूत्र दिया, उसकी निष्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, उस पर किन किन लोगों ने अपने मत दिए, तो वो सारी चीजें, तो वो व्याख्याता यहाँ पूछे गए हैं। तो देखिए इसमें देखिए सबसे पहले भट्टनायक, शंकुक दिए हैं, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त। अगर आपने रस निष्पत्ति के सिद्धांत को पढ़ा होगा, है ना, रस निष्पत्तिकार को पढ़ा होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कौन से आचार्य शामिल नहीं है आपके, आनंदवर्धन। कौन नहीं है, आनंदवर्धन। इनका संबंध किससे है, आपके ध्वनि संप्रदाय से। किससे है, ध्वनि संप्रदाय से। ठीक है, इन्होंने क्या है, आनंदवर्धन ने क्या है, ध्वनि संप्रदाय में ही क्या है रस को सम्मिलित कर लिया, यानी कि इन्होंने क्या है रस को ध्वनि से युक्त कर दिया, इन्होंने ये टिप्पणी दी। ठीक है, लेकिन अब रस सूत्र की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया 4 आचार्य इसमें शामिल हैं। पहले हैं आपके, सबसे पहले कौन आएंगे आपके, भट्ट लोलट। ठीक है, दूसरे आपके कौन से हैं, आचार्य शंकुक, आचार्य शंकुक। तीसरे कौन से हैं आपके, भट्ट नायक। ठीक है, और चौथे आपके कौन है, अभिनव गुप्त। ठीक, तो ये सारी चीजें, तो ये आपको पता ही चल गया होगा कि आपके कौन से आचार्य इसमें सम्मिलित नहीं है, आनंदवर्धन। इसकी जगह कौन आएंगे आपके, भट्ट लोलट। ठीक है, आपको ये आचार्य सीरियल वाइज भी याद करने हैं। कभी कभी क्या है आपको सीरियल से पूछ लिए जाते हैं कि आप एक सीक्वेंस में लगाते जाइए इन सबको। ठीक है, कि भट्ट लोलट पहले आएंगे या आपके भट्टनायक पहले आएंगे, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस आचार्य ने कहा है कि रस निष्पत्ति की नहीं होती बल्कि अनुमति होती है, यानी कि रस की निष्पत्ति नहीं होती। अब तो हम रस को कैसे प्राप्त करते हैं, अनुमान के माध्यम से। तो ये मत किसने कहा है, या ये जो दृष्टिकोण है वो किस विद्वान का है, आपके भट्ट लोलट का है, शंकुक का है, या भट्टनायक का है, या फिर अभिनव गुप्त का है, ये चीज आपको बतानी है। तो देखिए अगर आपने शंकुक को पढ़ा होगा, शंकुक किस संप्रदाय से अपना संबंध रखते थे, किस दर्शन से अपना संबंध रखते थे, तो देखें वो न्याय दर्शन से क्या है अपना संबंध रखते थे। ठीक है, अगर हम जब शंकुक के रस सिद्धांत को पढ़ेंगे, इनके मतों को पढ़ेंगे, तो आपने देखा होगा चित्त तुरंग ज्ञान, है ना। तो ये शब्द आपने सुना होगा, ये शब्द आपने सुना होगा। तो आसानी से आप पता लगा सकते हो कि जो शंकुक हैं इन्होंने कहा है कि रस की निष्पत्ति नहीं होती है बल्कि क्या उसका अनुमान लगाया जाता है। अब देखिए अनुमान कैसे लगाया जाता है, इन्होंने कहा कि जब कोई कलाकार नाटक कर रहा है तो सामने वाले, वो तो एक अभिनय कर रहा है, ठीक है, एक कलाकार है वो अभिनय कर रहा है, ठीक है, उसे देखने वाली जनता जब उस जैसे वो अभिनय कर रहा है वही रस की अनुभूति वो प्राप्त करे,
है ना। तो इससे क्या हम अनुमान ही तो लगा रहे हैं कि इसे दुख हो रहा है तो हमें भी दुख हो रहा है, यही तो रस की महत्ता है। अगर कोई भी कलाकार अगर वो रो रहा है और रोते रोते क्या है दर्शकों की आंखों में पानी ला दे, तो यही तो कलाकार की भूमिका है कि उसकी कला इतनी अच्छी है कि उसकी अभिव्यक्ति क्या है जो दर्शक हैं उनके मन में उतर रही है। तो इन्होंने सीधे सीधे कहा है कि रस की निष्पत्ति नहीं होती बल्कि अनुमान लगा रहे हैं। हालांकि दर्शकों को भी पता है ये सब रियल नहीं है, फिर भी दुख तो उन्हें भी होता है। तो ये सारी चीजें, तो इसमें कौन आएंगे आपके शंकुक। ठीक है, इनका संबंध देखिए न्याय दर्शन से है। आपको दर्शन भी याद करने हैं, दर्शन पूछ लिए जाते हैं। जैसे भट्ट उलट का संबंध किससे है, मीमांसा से है। किससे है, मीमांसा से है। ठीक है, आपके शंकुक का न्याय से है। ठीक, भट्ट नायक का किससे है, सांख्य से। ये सांख्य दर्शन से अपना संबंध रखते हैं, याद रखनी है चीजें। अभिनव गुप्त किससे संबंध रखते हैं, शैव दर्शन से, यानी कि ये शैव भक्त थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें। चलते हैं आगे। अब देखिए किस आचार्य ने रस विवेचन की व्याख्या के संदर्भ में काव्य की 3 शक्तियों अविधा, भावकत्व एवं भोजकत्व की कल्पना की है। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि रस विवेचन में किस आचार्य ने क्या है काव्य की 3 शक्तियों को लाया। तो हो गई आपकी अभिधा, दूसरी हो गई आपके भावकत्व एवं भोजकत्व। अगर आपने भट्ट नायक को पढ़ा होगा तो भट्ट नायक के सिद्धांत या मत को देखा होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि जो रस विवेचन की व्याख्या में जो 3 शक्तियां की कल्पना किसने की है, आपके भट्ट नायक ने। ठीक है, तो आप ऑप्शन कौन सा सही होगा, आपका भट्ट नायक का। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय काव्य शास्त्र में साधारणीकरण की कल्पना सर्वप्रथम किसने की। बिल्कुल, तो भारतीय काव्य शास्त्र में साधारणीकरण की कल्पना किसने की है, भट्ट नायक ने। किसने की है, भट्ट नायक ने। ठीक, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस आचार्य ने दोष दर्शन के आधार पर साधारणीकरण की प्रक्रिया का समाधान प्रस्तुत किया। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए, इसमें पूछा जाए साधारणीकरण का नाम तो आ ही रहा है, इसके प्रवर्तक भी भट्ट नायक हैं इन्होंने, क्योंकि साधारणीकरण की जो प्रक्रिया है उसको सामने कौन लाया, आचार्य भट्ट नायक लाए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि जब कोई सिद्धांत आता है, ठीक है, तो देखिए उसकी आलोचना भी होती है और उसकी प्रशंसा भी होती है। कुछ विद्वान उस पर अलग से मत अपना प्रदर्शित करते हैं। तो वहां पर क्या है, जगन्नाथ ने क्या है दोष दर्शन के आधार पर क्या है साधारणीकरण की प्रक्रिया का क्या है समाधान प्रस्तुत किया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखेंगे क्योंकि कभी कभी हमें गलतफहमी हो जाती है, क्योंकि हम साधारणीकरण को ही देखते हैं, दोष दर्शन को नहीं देखते हैं। तो हम किस पे अपना टिक लगा के आते हैं, भट्ट नायक पर, जबकि दोष दर्शन के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया ही नहीं है। एक चीज समझ में आई आपको। चलते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए कथन देख लीजिए। कवि वह होता है जो अपनी अनुभूति का साधारणीकरण कर सके, दूसरे शब्दों में जिसे लोक हृदय की पहचान हो। कथन क्या कहना चाह रहा है, इसमें सीधे सीधे वो कहा गया है जो कवि वह है जो अपनी अनुभूति को, यानी कि जो वो महसूस कर रहा है उसे क्या है वो दर्शकों को महसूस करवा सके। ठीक है, जैसे कि हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं, कोई स्टोरी हमें इतनी अच्छी लग जाती है, ऐसे लगने लगता है जैसे वो कैरेक्टर हम खुद ही हैं, ऐसा लगने लगता है ना वो कैरेक्टर हम खुद ही हैं और ये सारी चीज़ें हमारे साथ घटित हो रही हैं। तो इस जब हम कहानी पढ़ते तो जब अगर सुख का दृश्य आता है तो हमारा मन एकदम खुश हो जाता है, जहीं अगर दुख का दृश्य देखने को मिलता है ना, लड़ाई झगड़े का दृश्य देखने को मिलता है तो हमारा मन खट्टा सा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। तो वही बात कही गई है, कवि वह होता है जो अपनी अनुभूति का साधारणीकरण। अब देखिए साधारणीकरण से तात्पर्य क्या है, साधारणीकरण से तात्पर्य ये है कि कवि और दर्शक के बीच समान भाव आए, यानी कि कवि ने जो भाव लिख रहा है वो या जो कविता लिख रहा है उसकी कविता को पढ़कर जो दर्शक हैं, जो पाठक हैं, ठीक है, वही चीज़ महसूस करें जो उस समय उसने लिखी थी। यानी कि भावों का साधारणीकरण हो जाना, सामान्य हो जाना, एक भाव रह जाना, ये होता है आपका साधारणीकरण। ठीक है, तो इन्होंने यही बात कही है, कवि वह होता है जो अपनी अनुभूति का साधारणीकरण यानी कि अपने भावों को दर्शकों पाठकों तक क्या है समान रूप से पहुंचा सके। इसमें कोई मैं की भावना ना रहे, उसमें हम जुड़ जाएं, बहुत सारी बात। तो दूसरे शब्दों में क्या कहा है, जिसे लोक हृदय की पहचान हो, लोक हृदय की पहचान हो कि लोगों को कौन से भाव अच्छे लगते हैं, है ना, कैसी मानसिकता है, तो ये सारी चीजें। तो ये कथन किसका है। अब देखिए अगर ट्रिक आपको देखनी है, अगर अनुभूति आ रही है
तो अगर आप अनुभूति को जब पढ़ोगे ना तो आपको एक ही जो विद्वान है वो याद आएंगे आपको, नगेंद्र। ठीक है, तो ये कथन किसका है? नगेंद्र का। ठीक, तो इन्होंने क्या कहा है कि अनुभूति का साधारणीकरण ही क्या है? कवि की महत्ता को दर्शाता है। तो ये कथन किसका है? नगेंद्र का। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पे आपको बतानी है। देखिए, अनुभूति के आधार पर अगर किसी ने साधारणीकरण किया है तो वो आपके नगेंद्र आएंगे। अब अभिव्यक्ति के आधार पर अगर साधारणीकरण पूछा जाए, अभिव्यक्ति के आधार पर साधारणीकरण पूछा जाए तो इसमें कौन से विद्वान देखने को मिलेंगे आपको? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। ये चीजें आपको याद रखनी है, अनुभूति और अभिव्यक्ति की। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस आचार्य ने रस को काव्य की आत्मा घोषित करके रस की पूर्ण प्रतिष्ठा कर दी? यानी कि किसने रस को काव्य की आत्मा माना कि जो भी कविता या काव्य लिखा जाएगा अगर उसमें रस नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उस काव्य का कोई महत्व ही नहीं। अब रस से क्या तात्पर्य है? जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं या कोई नाटक या फिल्म देखते हैं तो उससे हमें आनंद प्राप्त होता है, खुशी प्राप्त होती है, रस की अनुभूति होती है, वही तो रस कहलाएगा। अब जैसे कोई एकदम से हंसी मजाक वाला सीन आपके सामने आ जाए और आपको भी हंसी आ जाए तो वो रस ही तो है, आपके अंदर हास्य रस का प्रभाव हुआ। ठीक है, ऐसे ही किसी की मृत्यु का दृश्य दिखा दिया जाए, आपके अंदर करुण रस जन्म लेगा नहीं लेगा? तो ये सारी चीजें, तो इन्होंने यही बात की है कि रस के बिना काव्य का कोई औचित्य नहीं है, इसीलिए रस को क्या है? काव्य की आत्मा इन्होंने घोषित किया। तो ये किसने घोषित किया है ये भी याद रखना है। ठीक है, विश्वनाथ ने, भट्टनायक ने, मम्मट ने, जगन्नाथ ने। तो देखिए जितने भी ये हैं सब रसवादी आचार्य ही हैं, तो इसमें आपको चूज एक ही करना है जिन्होंने ये मत दिया। तो किसने दिया है? ये विश्वनाथ ने। किसने? विश्वनाथ ने। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए साहित्य दर्पण की रचनाकार, ये रचना कई बार यूजीसी नेट में पूछी गई है। इसके साथ ही देखिए ये असिस्टेंट प्रोफेसर जितने भी अदर स्टेट के एग्जाम हैं किसी ना किसी साल में ये पूछी गई है। तो आपको देखिए रचनाएं तो याद करनी है, चाहे साहित्य दर्पण हो, मम्मट की रचनाएं हो, काव्य प्रकाश हो, रसगंगाधर हो, जगन्नाथ जी की, तो ये चीज़ आपको याद करके रखनी है ये, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है एक। तो कौन है इसकी रचनाकार? विश्वनाथ। साहित्य दर्पण के कौन है? विश्वनाथ। ठीक है, देखिए एक और रचना हम आपको बता दें। देखिए नाट्य शास्त्र के हुए भरत मुनि, वहीं देखिए एक रचना और है नाट्य दर्पण। नाट्य दर्पण। तो देखिए ये जो रचना है इसमें दो विद्वानों ने क्या है मिलकर रचना लिखी है। कौन है वो? रामचंद्र और गुणचंद्र, ये विद्वान है। आपको ये रचना भी याद रखनी है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि धुनियालोक लोचन किस विद्वान की रचना पर लिखी गई टीका है? जो आपके धुनियालोक लोचन हैं ये किस विद्वान की रचना पर लिखी गई टीका है? यानी कि ये जो रचना है वो किसी विद्वान की रचना पर लिखी गई क्या है? एक टीका है। तो किस विद्वान के ऊपर लिखी गई टीका है ये? आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, भरत मुनि या भट्टनायक? तो देखिए अभिनव गुप्त तो इसके राइटर हैं। अभिनव गुप्त क्या है? अभिनव गुप्त क्या है? धुनियालोक लोचन के क्या है? राइटर हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने धुनियालोक लोचन किस विद्वान की रचना पे लिखा? तो लिखा है आनंदवर्धन की धुनियालोक पर, आनंदवर्धन की धुनियालोक पर। ठीक है, इन्होंने क्या है? धुनियालोक लोचन यानी कि इनकी रचना पर अपनी क्या है? टीका लिखी। ठीक है, चलते हैं आगे। ये चीज़ भी आपको याद करनी है क्योंकि ये पूछा जाता है, या तो आपसे धुनियालोक लोचन के राइटर पूछ लिए जाएंगे या फिर क्वेश्चन ये बन जाएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन तो नहीं पूछे जा रहे, या तो फिर क्वेश्चन ये बनेगा कि जो आपके धुनियालोक लोचन हैं वो किस रचना पर लिखी गई है। ठीक है, तो धुनियालोक पर लिखी गई है, तो धुनियालोक के रचनाकार कौन है? आनंदवर्धन है। ठीक है, अभिनव गुप्त हो गए, आनंदवर्धन हो गए, ये ध्वनि संप्रदाय से अपना संबंध रखते हैं। इस चीज को आप अच्छे से याद रखेंगे। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आपके आनंदवर्धन है। और अभिनव गुप्त भी क्या है? ध्वनि संप्रदाय से मतलब अपना संबंध रखते हैं। हालांकि ये रस संप्रदाय से भी अपना संबंध रखते हैं, लेकिन ध्वनि संप्रदाय में भी इन्होंने क्या है? अपने मत को रखा है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन यही आ गया कि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आनंदवर्धन है। ठीक है, चलते हैं आगे कि रस को ध्वनि के साथ युक्त किस विद्वान ने कहा है? यानी कि जो रस को
ध्वनि के साथ युक्त किस विद्वान ने कहा है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आनंद वर्धन ने। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन आ रहा है हमारा ये कि अनुभाव की कितनी संख्या होती है। ठीक है, अनुभाव की कितनी संख्या है, तो कितनी है आपको देखिए। तो पहले एक सीरियल वाइज समझ लेते हैं कि रस के कितने अवयव होते हैं। पहले लिख लेते हैं रस के अवयव कितने हैं। अवयव एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से देखिए सरल चीज़ है ये और इसमें से पूछा जाता है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पर रखा गया है। देखने में सरल लग रहे हैं पर यहीं पे दिक्कत होती है। देखिए रस के 4 अवयव होते हैं, पता ही होगा। स्थायी भाव, ठीक, आपका विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, जिसे व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। ठीक, संचारी भाव। अब देखिए स्थायी भाव क्या है। जब कोई रस क्या है हमारे अंदर उत्पन्न होता है तो किसके माध्यम से होता है? स्थायी भाव के माध्यम से। ठीक है, तो ये तो हो गया स्थायी भाव। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि जो आपका विभाव है, विभाव क्या है? अब विभाव के बारे में आप जानते होंगे, जिस कारण से क्या है किसी व्यक्ति या दर्शक के मन में रस की उत्पत्ति हो, स्थायी भाव की उत्पत्ति हो, उसे विभाव कहते हैं। अब विभाव के भी 2 पार्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, विभाव के भी 2 पार्ट देखने को मिलते हैं। पहला है आपका आलम्बन, पहला है आपका आलम्बन, ठीक, दूसरा है आपका उद्दीपन। अब देखिए विभाव का मीन्स हो गया कारण, यानी कि जिस कारण से क्या है दर्शक या सहृदय के मन में रस की उत्पत्ति हो, स्थायी भाव की उत्पत्ति हो, वो विभाव है। विभाव की 2 हैं, आलम्बन। तो आलम्बन में क्या है? आलम्बन में जिस कारण से चाहे वो वातावरण हो, चाहे कोई व्यक्ति हो या फिर परिस्थिति हो, है ना, पेड़ पौधे हों, तो उन चीज़ों से अगर मैं खुशी मिल रही है तो वो कारण ही तो है, तो ये हो गया आलम्बन। अब उद्दीपन क्या है? आलम्बन की जो चेष्टाएं हैं, जो आकृतियां हैं, है ना, वो क्या है आपके उद्दीपन के अंतर्गत आएंगे। ठीक, अब देखिए अनुभाव क्या है। तो अनुभाव क्या है? अनुभाव के इसमें मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अनुभाव की संख्या पूछी है 4। तो देखिए अनुभाव की संख्या कितनी है? 4। तो 4 के अंतर्गत कौन कौन से आपको देखने को मिल रहे हैं? पहले आपका आएगा कायिक, याद रखना है आपको, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। ठीक है, सात्विक के भी प्रकार पूछे जाते हैं। सात्विक अनुभाव के कितने प्रकार हैं? तो इसके देखिए सात्विक जो अनुभाव है आपके कितने प्रकार हैं? इसके 8 प्रकार हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक, अब देखिए हमारे संचारी भाव कितने हैं? 33। कितने संचारी भाव? 33। कुछ विद्वानों ने अपने अकॉर्डिंग इसमें कुछ और ऐड कर दिए हैं, तो हर विद्वान का अपना अलग अलग मत है। किसी ने 2 इसमें ऐड कर दिए तो आपके 35 हो गए। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो इसमें सीधे संख्या मैंने आपको बता दी, अनुभाव की 4 संख्या होती है। तो अनुभाव देखिए इसमें कायिक, मानसिक, आहार्य, सात्विक। सात्विक में आपको 8 भाग देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको स्वेद, कंपन, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, विवर्ता और प्रलय, ये क्या है? सात्विक के प्रकार हैं। ठीक है, तो एक डायग्राम के माध्यम से समझ में आ गई कि रस के देखिए 4 अवयव होते हैं। पहला आपका है स्थायी भाव है, विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव है। विभाव क्या है? जिस कारण से क्या है जो सहृदय के मन में रस की उत्पत्ति हो जाए तो वो विभाव कहलाता है। ठीक है, आलम्बन क्या है? कि आश्रय के मन में जिसके कारण, ठीक है, आपके कोई भी कारण हो उसके कारण रस की उत्पत्ति हुई, वो आलम्बन है। तो अब आलम्बन की जो चेष्टाएं हैं, ठीक है, जैसे उसके वस्त्र हो गए, वेशभूषाएं हो गई,
और उसकी कोई भी एक्टिविटी हो गई जिसे देख के क्या है किसी के मन में कोई भावना उत्पन्न हो जाए, इसमें हम नायक नायिका का वर्णन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अब ये तो हो गई आलम्बन की चेष्टाएं। ठीक है, अब जो आश्रय है, जब उसके अंदर रस की उत्पत्ति हो रही है, सपोज कीजिए उसने कोई जोक सुना हो या कोई हंसी का उसने कोई सीन देखा हो, तो उसे हंसी आएगी ना। तो उसे जब हंसी आएगी तो उस समय उसकी क्या क्रिया रही, क्या प्रतिक्रिया रही, तो वो किसके अंतर्गत आएगी, आपके अनुभव के अंतर्गत आएगी। अनुभव को इन्होंने कितने भागों में डिवाइड किया है, 4 भागों में। 4 में आपका है कायिक, मानसिक, आहार्य, सात्विक। सात्विक में भी आपको 8 भाग देखने को मिलते हैं, जिसका नाम मैंने आपको बता दिया है। संचारी भाग या व्यभिचारी भाग की बात करें तो ये इनकी संख्या 33 होती है, लेकिन कुछ कुछ विद्वान क्या है इन्हें 35 मानते हैं। ठीक है, वो उनका अलग से वो है, लेकिन जो संख्या है 33 है। ठीक, तो यहाँ पर आपको 3-4 चीजें समझ में आई होंगी, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए, रीति काव्य और रस सिद्धांत नामक ग्रंथों के रचनाकार कौन है, आपको किताबें तो याद रखनी ही है। ठीक है, देखिए रस सिद्धांत कई बार पूछा गया है, कई बार यूजीसी नेट में भी पूछा गया है ये, और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, आपका टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया हिंदी साहित्य से, तो रस सिद्धांत खासकर की पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए रीति काव्य की भूमिका, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, रीति काव्य की भूमिका यहाँ पे ऐड कर लेंगे हम। ठीक है, तो ये एक रचना है। ठीक है, रीति काव्य की भूमिका ये एक रचना है, और रस सिद्धांत, ये दोनों रचनाएं किस विद्वान की हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि रस सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नगेंद्र की है, गुलाब राय की है, भागीरथ मिश्र की है, या रामदहीन मिश्र की है, तो किसकी है, नगेंद्र की। ठीक है, किसकी है, नगेंद्र की। चलते हैं आगे। आनंदवर्धन ने ध्वनि के 3 प्रकाश में से किसे काव्य के परम तत्व के रूप में मान्यता प्रदान की। देखिए जो आनंदवर्धन हैं, ठीक है, जो आनंदवर्धन थे ध्वनि प्रवर्तक थे, इन्होंने क्या है ध्वनि को 3 भागों में बांटा, आपका वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। ठीक है, तो इन्होंने क्या है इन तीनों में से एक को इन्होंने क्या है काव्य के परम तत्व के रूप में देखा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आनंदवर्धन आए, हालांकि उन्होंने ध्वनि संप्रदाय दिया, लेकिन उन्होंने क्या है रस को नहीं छोड़ा था। उन्होंने रस पर भी क्या अपनी टिप्पणी दी, उन्होंने रस को उठाकर क्या कहा कि रस क्या है ध्वनि से युक्त होता है। ठीक है, रस क्या है ध्वनि से युक्त होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहीं से आप समझ लीजिए इन्होंने किस प्रकाश पे ज्यादा जोर दिया होगा। तो आनंदवर्धन ने ध्वनि के 3 प्रकाश में से किस काव्य के परम तत्व के रूप में मान्यता प्रदान की, आपके रस ध्वनि के रूप में। ठीक है, इन्होंने इस को ज्यादा मान्यता प्राप्त की, मान्यता दी कि जो आपकी रस ध्वनि है वो काव्य के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती है, इतना आपकी वस्तु अलंकार ध्वनि महत्वपूर्ण नहीं रखती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। चलते हैं आगे। तो साधारणीकरण की प्रक्रिया में मधुमती भूमिका की चर्चा किस विद्वान ने की। तो देखिए साधारणीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें मधुमती भूमिका की चर्चा किस विद्वान ने की है, आपके नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास या भागीरथ मिश्र। तो किसने की है, श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक चीज और आपको बतानी थी, जब हम रस निष्पत्ति के 4 विख्यातों के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने क्या है, जैसे कि इसमें मैंने बताया आपको कि भट्टनायक का जो भट्ट लोलट हैं, ठीक है, वो इनका संबंध किससे, मीमांसा से, है ना। इन्होंने कौन से बात को प्रस्तुत किया है, उपचितिवाद या आरोपवाद, किसको, ये लिख लेना है इसको। ठीक है, याद रखना है, आरोपवाद या उपचितिवाद। ठीक है, संखुक ने क्या है, अनुमान या अनुमतिवाद। ठीक है, अनुमतिवाद। वहीं भट्टनायक के बारे में देखें तो इन्होंने क्या है साधारणीकरण को महत्व दिया। ठीक, साधारणीकरण को महत्व है, सांख्य दर्शन से इनका संबंध है। ठीक है, अभिनव गुप्त के बारे में बात करें तो इन्होंने क्या है अपने मत में व्यंग्य को स्थान दिया, व्यंग्य या व्यंजक। ठीक है, इन्होंने क्या है अपने रस निष्पत्ति के सिद्धांत में रस को व्यंग्य के साथ जोड़ा और फिर अपने मत को प्रस्तुत किया।
तो देखिए ये चीज़ें क्या है आपको पता होनी चाहिए। अगर हम कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो संबंधित 2-3 चीज़ें हम ज़रूर देखें कि पहले जो विद्वान है उसका संबंध किस संप्रदाय से रहा, किसके वो अनुयायी थे, किस संप्रदाय की उन पर प्रतिछाया देखने को मिलती है। देखिए जो भी ये सेट कराए जा रहे हैं, देखिए जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए वही चीज़ ली जा रही है जिनकी संभावना ज़्यादा रहती है। दूसरी बात, कथन लिए गए हैं क्योंकि पैटर्न कथन पर ही आधारित है, ठीक। तो आज देखिए आज की क्लास में क्या है, हमने अपने रस संप्रदाय को देखा, इसके साथ ही हमने ध्वनि संप्रदाय के संबंध में भी 2-3 क्वेश्चन देखे हैं। और जो अगली की जो क्लास होगी उसमें हम ध्वनि संप्रदाय के साथ साथ अगले संप्रदायों के बारे में भी देखेंगे। तो ऐसे ही मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।